नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर किसी देश की 86% कमाई केवल एक ही बाजार से आती हो और एक दिन वही बाजार अचानक अपने नियम बदल दे तो क्या होगा? यही हुआ नेपाल के साथ। 1 मई 2026 भारत ने नेपाल से आने वाले चाय की गुणवत्ता जांच को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया। सीमा पर ट्रकों की कतारें लगने लगी, निर्यात धीमा पड़ गया और नेपाल की चाय इंडस्ट्री में चिंता फैल गई। करीब 2 महीने बाद भारत ने प्रक्रिया में ढील दे दी, लेकिन तब तक नेपाल एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका था। अब केवल भारत पर निर्भर नहीं रहना है। अब उसकी नजर चीन, पाकिस्तान, यूरोप, जापान और अमेरिका जैसे नए बाजारों पर है। लेकिन क्या भारत ने वास्तव में नेपाल की चाय रोक दी थी? क्या सिर्फ क्वालिटी टेस्ट था, या इसके पीछे दार्जिलिंग चाय, जीआई टैग और साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स छुपी हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल वास्तव में भारत की जगह कोई दूसरा बाजार खोज पाएगा? आज हम तथ्यों, सरकारी आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत की सख्ती के बाद अब चीन, पाकिस्तान की ओर नेपाल चाय की जंग। और यहीं से शुरुआत होती है आज के सेशन के। साथियों, नेपाल के चाय की कहानी कहां से शुरू हुई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझना होगा, बैकग्राउंड में जाना होगा। साथियों, नेपाल को आज हम हिमालय, माउंट एवरेस्ट और पर्यटन के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल की एक और पहचान तेजी से दुनिया में बन रही है, हाई क्वालिटी हिमालयन टी। नेपाल में चाय की खेती का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। 19वीं शताब्दी के मध्य जब ब्रिटिश भारत में दार्जिलिंग चाय उद्योग तेजी से विकसित कर रहे थे, तब नेपाल के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, विशेषकर इलाम में भी चाय की खेती शुरू हुई थी। जलवायु लगभग दार्जिलिंग जैसी थी, ऊंचाई समान थी, मिट्टी भी उपयुक्त था और यही कारण है कि नेपाल की ऑर्थोडॉक्स चाय का स्वाद और सुगंध अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान बनाने लगी। समय के साथ नेपाल ने दो तरह के चाय का उत्पादन विकसित किया। पहली सीटीसी चाय, जो दक्षिण एशिया के रोजमर्रा चाय के रूप में लोकप्रिय है। सीटीसी चाय वही चाय है जो रोज आप चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची, चाय का मसाला और दूध डालकर उबालते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। जिस चाय को आप चुस्की लेते हैं उसका नाम है सीटीसी चाय। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगा। अच्छा, पहली बार किन किन को यह बात पता हुआ, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा, दूसरी जो चाय है उसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स टी, जिसे यूरोप, जापान, अमेरिका जैसे प्रीमियम बाजारों में पसंद किया जाता है। तो भारत की सख्ती के बाद नेपाल का जो है बड़ा फैसला हुआ है, इसी पर हमारी चर्चा चल रही है। साथियों, आज नेपाल हर वर्ष लगभग 26 से 27 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है। यह संख्या भारत, चीन या केन्या की तुलना में छोटी है, लेकिन नेपाली चाय की ताकत मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता से है। और यही कारण है कि नेपाल ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को प्रीमियम हिमालयन टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन यही से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। नेपाल की सबसे बड़ी ताकत या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसे भी हम समझते हैं। साथियों, जब किसी उद्योग की बात होती है तो केवल उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका बाजार। और यही नेपाल की एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना जो है नेपाल को रोज करना पड़ रहा है। साथियों, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका अपना समुद्री बंदरगाह है। अधिकांश विदेशी व्यापार भारत के रास्ते से होता है। नेपाल के पूर्वी चाय बागान भारत की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ट्रक सुबह इलाम से निकलते हैं और कुछ घंटों में भारतीय बाजार तक जो है पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि वर्षों से भारत नेपाली चाय का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। आज नेपाल अपनी 86% चाय भारत को निर्यात कर रहा है। पहली नजर में यही बात जो है वो अच्छी लगती होगी, क्योंकि परिवहन लागत कम है, बाजार स्थिर है, भुगतान अपेक्षाकृत आसान है, सप्लाई चेन विकसित है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नियम है साथियों, कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। नेपाल ने लगभग पूरा भरोसा जो है भारत पर किया और यही निर्भरता 2026 में उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई। क्योंकि 1 मई 2026 को भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे उद्योग को झकझोर कर रख दिया। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नेपाल के दिमाग में आ रहा है। नेपाल ये प्रश्न बार बार भारत से कर रहा है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। साथियों, क्या सच में भारत ने वास्तव में नेपाली चाय पर रोक लगा दी, ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो नेपाल वालों की तरफ से और दूसरा तरफ प्रश्न जो है भारत की तरफ से कि भैया हमने क्या सच में आपके चाय पर रोक लगाई। साथियों, अभी तक हमने समझ लिया कि नेपाल का अधिकांश चाय भारत को बेचा जाता है, लेकिन 1 मई 2026 को आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के चाय उद्योग में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि भारत ने नेपाली चाय पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। कुछ लोगों ने इसे आर्थिक दबाव बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत नेपाल को चीन के करीब जाने से रोकना चाहता है। लेकिन जब हम आधिकारिक दस्तावेज, व्यापार नियम और दोनों देशों के बयानों को देखते हैं तो तस्वीर एकदम अलग दिखाई देती है। क्या वास्तव में बैन लगाया गया था? ये फिर से मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, कमेंट करके बताइए।
साथियों, सबसे पहला समझना यह जरूरी है कि भारत ने नेपाली चाय के आयात पर औपचारिक प्रतिबंध घोषित नहीं किया था, बैन नहीं लगाया था, बल्कि बदला था और उसे इंस्पेक्शन रिजाइन कहा था। यानी पहले जो चाय अपेक्षाकृत जल्दी क्लियर हो जाती थी, अब उसकी गुणवत्ता की जांच जो है वो अधिक विस्तृत होने लगी और भी ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में जो है वो होने लगी। नेपाल की 86% चाय भारत के ऊपर, भारत के बाजारों के ऊपर निर्भर है। साथियों, ये आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये अंग्रेजों के जमाने की तस्वीर है। टी प्लांटर एंड टी पिकर्स जो हैं वह सैंथल सैनिथियल टी स्टेट दार्जिलिंग का है। वहां इसको चाय को, ये चाय की खेती जो पुराने समय पे हो रही थी उसकी एक तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, पहले क्या होता था, चाय आता था बहुत अच्छे से जो है, बहुत आराम से जो है वो पास हो जाता था। लेकिन अब जो भी खेप आ रहा है उसके जांच में अधिक समय लगने लगा। नतीजा ये हुआ कि ट्रक सीमा पर रुकने लगे, फैक्ट्रियों में तैयार जो चाय जमा होने लगी, निर्यात की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। तकनीकी रूप से इसे इंस्पेक्शन टाइटनिंग कहा जाता था, लेकिन आर्थिक प्रभाव लगभग उसी तरह से था जैसा कि अस्थायी व्यापारिक रुकावट का होता है। भारत को गुणवत्ता जांच बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी साथियों, क्योंकि सवाल तो है कि क्यों भारत अचानक ऐसा किया। सच भारत ने इसका आधिकारिक पक्ष भी अपने सामने रखा। उसने कहा कि देखिए, आयातित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। आज दुनिया का लगभग हर बाजार, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को जांच कर रहे हैं। इसलिए केवल जांच होना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन नेपाल ने सवाल उठाया कि अचानक इस प्रक्रिया को इतना सख्त क्यों आपने कर दिया, और यहीं से चर्चा शुरू हुई, जिससे अगर हम समझें तो इसके पीछे केवल फूड सेफ्टी नहीं बल्कि कुछ व्यापारिक कारण भी हो सकते हैं। साथियों, एक मुद्दा यह उठा कि कहीं दार्जिलिंग के चाय के कारण नेपाल के चाय को तो नहीं रोका जा रहा, और यहीं से कहानी में प्रवेश कर देता है भारत का सबसे प्रसिद्ध टी ब्रांड, जिसे हम दार्जिलिंग टी ब्रांड कहते हैं। साथियों, दार्जिलिंग चाय केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई का दर्जा मिला है। जीआई का अर्थ होता है कि दार्जिलिंग नाम केवल उसी चाय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो वास्तव में दार्जिलिंग क्षेत्र में उगाई जाती है। लेकिन वर्षों से भारतीय चाय उद्योग के कुछ संगठनों ने यह चिंता जताई कि नेपाल बड़ी मात्रा में आने वाले जो चाय जो है, जो कभी कभी भारतीय सप्लाई चेन में प्रवेश करता है, इसके बाद उसे भारतीय चाय के साथ ब्लेंड करके बेचे जाने की आशंका जताई गई, और यह विषय लंबे समय से उद्योग में बहस का हिस्सा रहा। साथ ही यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इन आकांक्षाओं का मतलब ये नहीं है, इन जो भी आशंकाएं की जा रही, इनका मतलब ये नहीं कि हर नेपाली चाय या हर व्यापारी ऐसा करता है। लेकिन प्रीमियम ब्रांड की सुरक्षा के लिए भारतीय उद्योग लगातार अधिक ट्रांसपेरेंसी और गुणवत्ता निगरानी की मांग कर रहा है। यानी भारत के लिए केवल आयात का मामला नहीं था, बल्कि अपने सबसे प्रतिष्ठित टी ब्रांड की पहचान की रक्षा का प्रश्न था। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है नॉन टैरिफ बैरियर, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी व्यापारिक शर्तों को सीधे आयात पर प्रतिबंध तो नहीं लगाता है, लेकिन नियमों, प्रमाण पत्रों, परीक्षणों और मानकों के कारण व्यापार को कठिन बना देता है। और यही कारण है कि नेपाल के कुछ उद्योग संगठनों ने इस कदम को नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में देखा, जबकि भारत का कहना है कि हम केवल गुणवत्ता मानकों का पालन कर रहे हैं। यानी एक ही घटना को दो देश अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। फिर 30 जून को यह विवाद जो है वो एक दूसरा रूप ले लिया। साथियों, यदि यह विवाद इतना बड़ा था तो केवल 2 महीने बाद स्थिति सामान्य कैसी हो गई, ये भी हमें समझना होगा। 1 मई को जो है स्थिति कुछ और थी, 30 जून को स्थिति कुछ और हो गई, और यही कूटनीति की भूमिका सामने आती है। नेपाल के अधिकारियों ने भारत के संबंधित विभाग के साथ लगातार बातचीत की। उद्योग संगठनों ने भी समाधान ढूंढने का कोशिश किया, जिसके बाद 30 जून 2026 से निरीक्षण प्रक्रिया में व्यवहारिक ढील दी गई। निर्यात फिर से शुरू हुआ, और इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि यह विवाद स्थायी राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि व्यापारिक प्रक्रियाओं से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा था जो कि बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता था। लेकिन इन 2 महीनों में नेपाल को एक ऐसा सबक दिख गया जिससे शायद वो लंबे समय तक नहीं भूलेगा। उसे एहसास हो गया कि यदि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर होंगे तो किसी भी नीतिगत बदलाव से उसका असर उसके पूरे उद्योग पे पड़ सकता है। और यहीं से जन्म लेती है नेपाल की नई रणनीति, जिसे अब नए बाजार वह नेपाल ढूंढने लगा। लेकिन क्या चीन, पाकिस्तान, यूरोप और जापान वास्तव में भारत का विकल्प बन सकते हैं? यहां से हम आगे बढ़ते हैं। क्या नए बाजारों की तलाश चाइना, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, यूरोप, ये क्या भारत के विकल्प बन पाएंगे? साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या विकल्प बन पाएंगे या केवल एक महत्वाकांक्षी योजना हो? साथियों, 2 महीने के संकट, नेपाल की चाय इंडस्ट्री, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए जो है सोचना पड़ा? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि सिर्फ सीमा पर कुछ ट्रकों के रुकने की कहानी है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी थी।
क्योंकि चाय कोई उत्पाद नहीं था साथियों जिसे महीनों तक बिना योजना के गोदामों में रखा जा सके। यह एक सीजनल क्रॉप है। हर मौसम में पत्तियां तोड़ी जाती हैं, फैक्ट्रियों में उनकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है और उसके बाद तय सीमा पर इसका निर्यात होता है। यदि इस पूरी सप्लाई चेन का एक हिस्सा भी रुक जाए तो उसका असर पूरे के पूरे उद्योग पे पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ा टी फैक्ट्रीज के ऊपर। भारत जाने वाला माल सीमा पर अटकने लगा। नई खेप तैयार हो रही थी लेकिन पुरानी खेप बाहर नहीं जा पा रही थी और इससे कई फैक्ट्रियों में तैयार चाय का स्टॉक बढ़ने लगा। जब गोदाम भरने लगे तो फैक्ट्री नया उत्पादन भी धीमा कर देती है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। नेपाल के हजारों छोटे किसान हर मौसम में अपनी हरी चाय की पत्तियां स्थानीय फैक्ट्रियों को बेचते हैं। अगर फैक्ट्री कम खरीदती है तो किसान की आय जो है तुरंत प्रभावित होती है। यानी सीमा पर लगा एक प्रशासनिक अवरोध कुछ ही दिनों में गांव तक पहुंच गया और यही कारण था कि यह केवल एक्सपोर्ट का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे टी इकोसिस्टम का चिंता बन गया। सच नेपाल के टी इंडस्ट्री में लगभग 60,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो पत्तियां तोड़ती हैं, छटाई करती हैं, प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में लगी रहती हैं। यदि निर्यात धीमा पड़ता है तो सबसे पहले अतिरिक्त शिफ्ट जो है वो बंद हो जाता है, ओवर टाइम कम हो जाता है और कई मौसमी मजदूरों की आय प्रभावित हो जाती है। यानी एक व्यापारिक निर्णय का असर केवल कंपनियों पर नहीं बल्कि हजारों परिवारों के पेट के ऊपर पड़ता है। जब उद्योग लगातार दबाव में आने लगता है तो नेपाल सरकार ने के भीतर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि क्या हमने भारत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। और इसी दौरान सरकारी स्तर पर विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के बीच बैठक का दौर शुरू हुआ। चर्चा का मुख्य विषय यह था कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से बनेगी तो नेपाल क्या करेगा। और यहीं से पहली बार गंभीरता से मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि नए बाजारों की रणनीति पर विचार शुरू हुआ। और इसका उद्देश्य भारत से दूरी बनाना नहीं था बल्कि जोखिम कम करना था। और यहीं से पूरे संकट का मूल कारण यह समझ में आया कि भारत के ऊपर निर्भरता वास्तव में इतनी ज्यादा करना ठीक है। जब किसी एक देश पर निर्यात बहुत ज्यादा हिस्सा निर्भर हो तो उस देश के नियम बदलने, गुणवत्ता जांच बढ़ने या सीमा पर देरी होने से असर तुरंत महसूस होता है। और यही कारण है कि दुनिया का अधिकांश सफल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक एक साथ कई बाजार विकसित करता है। यानी यदि एक बाजार प्रभावित हो तो दूसरा बाजार नुकसान की भरपाई कर सके। नेपाल ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन कौन सा देश सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है? क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या यूरोप, क्या जापान या अमेरिका? और यहीं से इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। क्या चीन, पाकिस्तान, यूरोप भारत की जगह ले सकते हैं? सच में भारत के साथ हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेपाल एक नई सोच उभर कर नेपाल में सामने आई। अगर एक बाजार पर इतनी निर्भरता जोखिम है तो नए बाजार ढूंढे जाने चाहिए। यह विचार सुनने में बिल्कुल सही लगता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल इच्छा शक्ति से नहीं चलता। उसके पीछे भूगोल, लागत, मांग, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और ब्रांड सब कुछ काम करता है। तो आइए एक एक करके नेपाल के संभावित बाजारों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यूरोप के बाजार को समझते हैं साथियों, दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा अवसर शायद चीन नहीं बल्कि सबसे बड़ा अवसर जो है वह यूरोप का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यूरोप के बारे में बात करें, यूरोप के बाजारों को समझें साथियों, तो यूरोप में बड़ी मात्रा में सस्ती चाय नहीं बल्कि प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय की मांग जो है तेज होती है। नेपाल की पहाड़ी चाय इसी श्रेणी में आती है। स्वाद की बात करें, सुगंध की बात करें, ऊंचाई की बात करें, उगाई गई चाय की अपनी अलग पहचान होती है। लेकिन यूरोप का बाजार आसान नहीं। अगर नेपाल को वहां सफल होना है तो केवल अच्छी चाय नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, रेसिड्यू टेस्टिंग, ट्रेसेबिलिटी, सस्टेनेबल फार्मिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग कर भी निवेश करना होगा। यानी यूरोप सबसे बड़ा अवसर तो है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा विकल्प आप जापान को लीजिए। सफेद जापान मात्रा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर बात करता है। वहां ग्राहक प्रीमियम टी के लिए अगर हम बात करें तो प्रीमियम टी के लिए जापान अधिक कीमत जो है वो देने को जो है वो हमेशा तैयार रहता है। नेपाल की ऑर्थोडॉक्स चाय इस बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं लेकिन जापान में प्रवेश का मतलब है लगातार एक जैसी गुणवत्ता बनाए रखना, क्योंकि जापानी बाजार में भरोसा एक बार टूटा तो उसे दोबारा हासिल करना बहुत कठिन होता है। तीसरा, अगर हम अमेरिका की बात करें साथियों, तो अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये नेपाल के लिए अवसर हो सकता है। लेकिन यहां समस्या यह है कि ब्रांड पहचान अगर किसी अमेरिकी उपभोक्ता से पूछा जाए तो दार्जिलिंग टी के बारे में बात करेगा। वो शायद पहचान ले कि सियोलिन टी, वो भी पहचान ले, लेकिन नेपाल हिमालयन टी अभी यह नाम वैश्विक स्तर पर उतना स्थापित नहीं हुआ। इसलिए नेपाल को केवल एक्सपोर्ट नहीं बल्कि ब्रांड बिल्डिंग पर भी काम करना। अब बात करते हैं साथियों चाइना की। सोशल मीडिया पर अक्सर ये चर्चा होता है कि अगर भारत नहीं खरीदेगा तो चीन मेरा भाई है, ये चीन खरीद लेगा। लेकिन क्या वास्तव में इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर भी है, इस बात को नेपाल को ध्यान रखना होगा, और सबसे बड़ा टी कंज्यूमर भी है। वह खुद ग्रीन टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, ओलोंग टी और कई प्रीमियम श्रेणी के विशाल चाय का उत्पादन करता है। ऐसे में नेपाल की चाय के लिए वहां कुछ विशेष बाजार जरूर हो सकते हैं लेकिन भारत जैसे विशाल मांग की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं होगा।
इसके अलावा नेपाल चीन सीमा पर व्यापार आज भी मौसम, पहाड़ी भूगोल, असीमित परिवहन क्षमता जैसे चुनौतियों से प्रभावित होता है। यानी कि राजनीतिक दृष्टि से चीन एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, लेकिन चाय के मामले में वह निकट भविष्य में भारत का विकल्प नहीं बन सकता। फिर दिमाग में आया कि क्या पाकिस्तान एक मार्केट हो सकता है। साथियों, अगर हम पाकिस्तान के मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, जिसका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, तो क्या पाकिस्तान नेपाली चाय का बड़ा खरीदार बन सकता है? सैद्धांतिक रूप से आप कह सकते हैं बिल्कुल बन सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टी इंपोर्टर में जरूर शामिल है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन दशकों से मुख्य रूप से केनिया या अन्य जो भी पारंपरिक स्रोत हैं उस पर आधारित। दूसरी चुनौती है लॉजिस्टिक। नेपाल से पाकिस्तान सीधा, तेज और सस्ता व्यापारिक मार्ग मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान एक पूरक बाजार हो सकता है, लेकिन भारत जैसा प्राइमरी मार्केट नहीं। तो क्या नेपाल नए बाजार ढूंढ रहा वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, नेपाल को ढूंढना चाहिए। हर देश को अपना निर्यात का जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन यह उतना ही सच है कि भारत की जगह कोई देश नहीं ले सकता। यूरोप गुणवत्ता देख, जापान प्रीमियम कीमत देगा, अमेरिका नया अवसर देगा, चीन सीमित संभावना देगा, पाकिस्तान अतिरिक्त मांग दे सकता है, लेकिन सबको मिलाकर वे निकट भविष्य में भारत जैसा स्थिर, निकट और विशाल बाजार मिलना आसान नहीं होगा। यानी नेपाल की नई रणनीति का वास्तविक उद्देश्य भारत को छोड़ना नहीं, बल्कि जोखिम को कम करना है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक किसे मिला? भारत को या नेपाल को या पूरे दक्षिण एशिया को? और आने वाले 10 वर्षों में भारत नेपाल आर्थिक संबंध किस दिशा में जा सकते हैं? साथियों, अगर हम पूरी कहानी को सिर्फ चाय के व्यापार तक सीमित रखें तो हम इसका महत्वपूर्ण संदेश नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विवाद वास्तव में 3 बड़े सवाल लेकर उठता है। पहला, क्या किसी छोटे देश को एक ही बाजार पर अत्यधिक निर्भर होना चाहिए? दूसरा, क्या गुणवत्ता मानकों और व्यापारिक नियमों का इस्तेमाल कभी-कभी आर्थिक दबाव की तरह महसूस हो सकता है? और तीसरा, क्या भारत और नेपाल जैसे करीबी पड़ोसी इस तरह के विवादों को टकराव के बजाय सहयोग से सुलझा सकते हैं? और यही 3 सवाल आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की दिशा बदल सकता है। साथियों, इससे नेपाल के लिए सबक है, और सबसे पहला सबक यह है कि नेपाल ने इस घटना के एक महत्वपूर्ण आर्थिक सबक सीखा हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट अ लग्जरी, इट इज नेसेसिटी। यानी नए बाजार ढूंढना कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा की रणनीति है। यदि किसी देश का 80 से 90% निर्यात केवल एक बाजार पर निर्भर हो, तो किसी भी नीति परिवर्तन, गुणवत्ता नियम या सप्लाई चेन व्यवधान का अवसर उसे उसकी अर्थव्यवस्था को जो है वो बिगाड़ सकता है। इसलिए यदि नेपाल यूरोप, जापान, अमेरिका जैसे बाजार विकसित करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी आर्थिक रणनीति। दूसरा सबक भारत के लिए। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उद्देश्य केवल अच्छे राजनीतिक संबंध बनाना नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ भरोसेमंद आर्थिक साझेदारी भी विकसित करना है। और ऐसी स्थिति में व्यापारिक नियमों को लागू करते समय 2 बातों का संतुलन रखना जरूरी है। एक तरफ गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, तो दूसरी तरफ वैध व्यापार अनावश्यक प्रशासनिक देरी का शिकार भी कभी ना हो। यदि संतुलन भविष्य में भारत की क्षेत्रीय आर्थिक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करे। तीसरा सबक जो है वो चीन का बढ़ता प्रभाव है। अब एक बड़ा भू राजनीतिक प्रश्न यही उठता है कि क्या यह घटना का लाभ चीन उठा सकता है? संभावना है कि चीन नेपाल के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश जारी रखेगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि व्यापार केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि बाजार से भी चलता है, लागत से चलता है, मांग से चलता है, दूरी से चलता है, सप्लाई चेन से चलता है और उपभोक्ता के व्यवहार से चलता है। और यही कारण है कि निकट भविष्य में चीन भारत का पूर्ण विकल्प तो नहीं बन सकता। हाँ, नेपाल चीन सहित कई नई बाजारों को जो है विकसित कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भारत की भूमिका समाप्त हो जाएगी। फिर प्रश्न है कि क्या भारत और नेपाल के संबंध बदल जाएंगे? सच में मेरा मानना यह है कि यह घटना भारत और नेपाल के संबंधों को कमजोर करने के बजाय अधिक परिपक्व बना सकती है, क्योंकि दोनों देशों में अंततः बातचीत का रास्ता चुना। अगर विवाद महीनों तक चलता तो नुकसान दोनों का होता। भारत को भी उच्च गुणवत्ता वाली नेपाल ऑर्थोडॉक्स चाय की आपूर्ति प्रभावित होती और नेपाल को अपने सबसे बड़े बाजार में नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए घटना बताती है कि इंडिया और नेपाल या इंडिया एंड नेपाल आर टू इंटरकनेक्टेड टू इग्नोर ईच अदर। चाहे हम बात भूगोल की करें, इतिहास की करें, संस्कृति की करें, खुली सीमा की बात करें, ऊर्जा व्यापार की बात करें या आर्थिक रिश्ते की बात करें, इन सबको कोई भी एक निर्णय अचानक नहीं बदल सकता। तो क्या नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता को कम करेगा? बिल्कुल, धीरे धीरे नेपाल भारत के ऊपर अपनी निर्भरता को जो है साथियों कम कर सकता है। क्या भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा? संभावना बहुत अधिक। क्या चीन भारत की जगह लेगा? निकट भविष्य में इसकी संभावना सीमित दिखाई दे रही। क्या यूरोप और जापान नए अवसर बन सके? बिल्कुल बन सकते हैं, केवल जब तक नेपाल गुणवत्ता, प्रमाण, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक पे बड़े निवेश करे। यानी ये कहानी भारत बनाम नेपाल की नहीं है, कहानी एक छोटे देश की आर्थिक सुरक्षा की रणनीति और एक बड़े पड़ोसी के साथ संतुलित व्यापारिक संबंध बनाए रखने की चुनौती की है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक गुणवत्ता जांच से शुरू हुए मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक निर्भरता, ब्रांड सुरक्षा और दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स तक वो कैसे पहुंचता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां युद्ध से नहीं बल्कि चाय के एक कप से शुरू हो जाती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको यह विश्लेषण संतुलित लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक साझा करें और ऐसे ही गहन जियो पॉलिटिक्स विचारों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।